हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज मैं फिर से मैं क्या बोलूँ, ऑल इंडिया रैंक होल्डर 2 आए हैं। मतलब वो अभी हम बात भी कर रहे थे, वो ये हर बार यही कह रहे थे मैम मैं 1 से चूक जाता हूँ, 2 आता है। लेकिन AIR 2 ऑल इंडिया रैंक सेकेंड होना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ 40,000 बच्चे, आई थिंक हर्षित, 40,000 बच्चों ने जो है जी। एग्ज़ाम दिया है एजुकेशन में, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 आना मतलब एक सपने जैसा ही है। तो आज मैं जो हूँ आपके सामने हर्षित मिश्रा को लेकर आई हूँ। वो आप लोगों के साथ अपने लाइफ की जर्नी डिस्कस करेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी की, ताकि जो है JRF भी क्लियर हुआ है और ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हैं। तो ये सारी बातें जो है हमसे हर्षित करेंगे, ताकि और जितने एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक रास्ता मिल जाएगा। सो वेलकम टू JRF अड्डा हर्षित। हर्षित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यस हर्षित, बस अपने बारे में बताना, थोड़ा इंट्रोड्यूस करो ताकि ऑडियंस को भी पता चले अबाउट यू। तो सबसे पहले तो मैं अपने भगवान जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो वही कहानी है कि बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता। देन उसके बाद एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो मेरी मदर ने काफी संघर्ष झेले मुझे यहाँ तक पढ़ाने के लिए। कई बार घर वाले मतलब बातें सुननी पड़ती थी कि देखो ये इतना पढ़ा रही हैं। देन उसके बाद जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने इवन क्लास फर्स्ट से लेकर के इवन BEd M.Ed एंड देन JRF अड्डा, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। क्योंकि मैं जो एक प्रोडक्ट हूँ वो एक या 2 दिन या 4 टीचर्स की मेहनत कर रही हूँ, वो जो स्टार्टिंग से मुझे गाइड करते आए। क्योंकि इवन अगर आप ये देखें 10th के टीचर्स को क्यों मैं इस पे वो कर रहा हूँ, क्योंकि DI भी आती है फर्स्ट पेपर में, मैथ्स भी आती है एक बेसिक लेवल की। तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मैंने अच्छा पढ़ता गया, उसका मुझे यहाँ पे फायदा मिला। एंड देन लास्ट में JRF अड्डा का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक की पॉइंट्स दे करके मेरे को किया। क्योंकि मुझे बेसिक्स मेरा काफी स्ट्रांग था, बट मेरे मार्क्स जब मैंने मॉक्स से स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट पेपर में अप्रॉक्स 20-22 मार्क्स, 20 फर्स्ट मॉक्स जब मैंने दिया तो मेरे 23-24 मार्क्स फर्स्ट पेपर में बने और 50-52 मार्क्स सेकेंड पेपर में बने, जिसमें से मेरे मैथ्स के 10 में 10 सही थे। तो आप समझ सकती हैं मैं 40 में अगर वो घटा के आऊं तो 40 से मेरे सिर्फ 10 मार्क्स बन रहे थे, 10 से 15 मार्क्स। तो वो जो एक गैप था वो कहीं ना कहीं एक JRF अड्डा ने फिलअप किया। लेकिन कहीं ना कहीं योगदान जितने फर्स्ट से लेकर के आज PG UG तक जितने टीचर से सबका ही रहा है। नहीं, ये बात मैंने अपनी तुमने। BSc कानपुर हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, यस यस। मैंने अपनी BSc भी कानपुर यूनिवर्सिटी से की। देन BEd में भी मेरी स्टेट रैंक 1000 आई थी लगभग। तब उसमें 10 लाख लोग आसपास BEd में तब देते थे, तब मेरी 1000 के आसपास आई। मैंने एडेड कॉलेज से BEd किया। तो अगर आप एडेड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से BEd करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काफी गैप वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, रेगुलर चीजें करनी पड़ती हैं। उसके बाद मैंने M.Ed भी एक एडेड कॉलेज से कानपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सेकंड रैंक ला करके उसमें भी एडेड कॉलेज में किया। तो वो क्या हुआ कि एडेड कॉलेज अगर मुझे मिलते गए तो वहां से क्या हुआ कि जो बेसिक्स मेरा था वो काफी स्ट्रांग होता गया। तुम्हारी बात से मुझे एक चीज़ मैं निष्कर्ष निकाल सकती हूँ, जो कंक्लूजन बोलते हैं वो ये कि अगर आपको JRF क्लियर करना है, ऑल इंडिया रैंक भी आ जाना, मतलब सबसे आगे हो जाना, इसका मतलब सिंपल है कि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से, लाइक योर फ्रॉम योर बैचलर्स मास्टर्स, अपना यस मैम, बेसिक्स क्लियर कंसिस्टेंट रहना रखो। पड़ेगा। और ये बहुत हेल्प इसमें करता है। कंसिस्टेंट। बोलिए हर्षित, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने इवन जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, फेब का टाइम हुआ होगा, क्योंकि उससे पहले मैं TGT वगैरह के एग्जाम्स दे रहा था, उसमें भी मेरा एक्चुअली हो गया था। बट एनी हाउ मेरी डिग्री वैलिड नहीं थी। 18 अगस्त उन्होंने कट ऑफ डेट मांगी थी। मेरी जो डिग्री BEd की वैलिड होकर के आई थी वो 14 सितंबर को आई थी। तो उस वजह से मेरा मेरा TGT में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, सिर्फ 1 महीने का वो गैप की वजह से। देन उसके बाद जब मैंने फरवरी में ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ये था कि मैं काफी कंसिस्टेंट होता आया था, बीएड पढ़ता आया, साथ में M.Ed में टीचर्स का कहीं ना कहीं। अब अगर अगर कॉलेज जा रहा हूँ वीक में 4 दिन, तो अगर कॉलेज जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ाएगा। और JRF अगर निकालना है आपको तो आपको बेसिक्स अपने अच्छे स्ट्रांग रखने पड़ेंगे, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। आप एजुकेशन से करें, आप पॉलिटिकल साइंस से करें, कोई भी सब्जेक्ट हो। सही बात है एकदम। इवन मैं भी अपने इस चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। जब मैं भी M.Ed कर रही थी तो हर्षित M.Ed के आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में थी, एंड मेरा नेट निकल गया था। मेरे बैच में सिर्फ अकेली थी मैं।
और नेट निकल गया था, तो लाइक कि अरे जेआरएफ भी निकल सकता है। तो वो जब आप एमिट में करते रहते हो ना, आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपको फिर पीछे नहीं कोई, जैसे ही एमिट खत्म हुआ और मेरा अटेम्प्ट आया एंड मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो मैं जब बच्चे पूछते हैं ना, कई बच्चे ऐसे हैं हर्षित, जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ तो कई लोग जो हैं जैसे डिस्टेंस से बीएड कर लेते हैं या एमएड भी करते हैं तो नॉर्मल किसी कॉलेज से कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, बेसिक स्ट्रांग नहीं हो पाता है। मानते हो ना ये चीज़? तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर मान लीजिए जैसे, क्योंकि देखो यार हालात भी होते हैं, कई लोग डिस्टेंस से कर लेते हैं, यस मैम। कई लोगों को कॉलेज उतना अच्छा नहीं मिल पाता या प्रोफेसर्स अच्छे नहीं मिल पाते, होता है। तो अब उनको क्या सजेशन दोगे कि चलो तुम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं, कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहले आप सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज करिए। मैंने सिलेबस को एनालाइज करने में 4 to 5 डेज सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 2 पॉइंट्स बनाए थे कि वो टॉपिक जिसका मुझे कोर आता है, एटलीस्ट आप यूजी दे रहे हैं, आप पीजी दे रहे हैं, भले ही ऑनलाइन डिस्टेंसिंग से दे रहे होंगे, पेपर तो आपने पास ही, पेपर दे करके ही पास कर रहे होंगे ना, एटलीस्ट आप पेपर पढ़ रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, तो उससे आप, जैसे कि मैं एजुकेशन में आऊँ, जैसे कि आइडियलिज्म एक टॉपिक है, या रियलिज्म हो गया, जितनी फिलोसफीज हो गई वो आप पढ़ते तो आ ही रहे हैं ना। तो उसको आप थोड़ा सा कम मेहनत क्या, उसमें मेहनत करनी है, थोड़ा सा आप कम ध्यान दे सकते हैं एज कंपेयर टू बाकी सब्जेक्ट। जैसे कि मैं अपने ले लाऊं कि जैसे कि मेरा ये फिलोसफी वाला पार्ट काफी मजबूत था, साइकोलॉजी वाला पार्ट काफी मजबूत था, तो आप पहले अपने मजबूत पार्ट पहचानिए, उसके बाद आपके जो वीक पार्ट है, जैसे कि मेरा वीक पार्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक था, ब्लेक एंड मोर्टन थ्योरी मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी थी, या हर्सी एंड ब्लैंचार्ड हो गया, ये सब मैनेजरियल ग्रिड नहीं पढ़ा था, या काफी टॉपिक हो गए जो मैंने नहीं पढ़े थे। उन सबसे पहले तो आपने टॉपिक्स की अलग लिस्ट बनाई है, भले ही आपने डिस्टेंस से किया हो, अच्छे प्रोफेसर ना मिले हो, लेकिन आपने बुक्स तो पढ़ी होंगी ना, पेपर वो एटलीस्ट बीए पास करने के लिए या एमए पास करने के लिए या बीएड या एमएड जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट आपको एक कोर वैल्यू पता होगी कि हाँ आइडियलिज्म में एटलीस्ट ये चीज होती है। तो आप ये पहचानिए कि मेरे क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं, किसको मुझे प्लस पॉइंट बनाना है, कौन सी चीज मैं जल्दी समझ सकता हूँ। क्योंकि जैसे कि अगर मैं एजुकेशन पे ध्यान दूं तो फिलॉसफी वाला पार्ट होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं कि यार इतना बोरिंग पार्ट है, इसको क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। सबका अपना अलग अलग, इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजी में, तो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले अपना यही किया, सबसे पहले आप 4 दिन सिलेबस को एनालाइज करिए, उसमें से लिस्ट बनाइए कि क्या आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, क्या आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को आप फिर थोड़ा सा उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन जो आपकी ताकत है उसको इग्नोर करके आप उसको कमजोरी मत बनने दीजिए कि नहीं मुझे फिलॉसफी आती है, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, अब तो मैं सीधे पेपर के टाइम पढ़ूंगा। तो वो भी नहीं करना है आपको। हाँ, अगर आपने 3 घंटे या 4 घंटे जो समय देने का सोचा है, उसमें से आप उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए, और जो चीज आपने पढ़ी है उसको थोड़ा सा कम टाइम देते रहिए। लेकिन आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, 4 to 5 आवर्स डेली। आपको 4 मंथ, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने 4 मंथ 5 आवर डेली पढ़ाई की है, डेली। फिर इवन घर पे शादी वगैरह भी होती थी तो भी मुझे लगता था कि इवन मेरी बहन की बीच में शादी पड़ी तो मुझे 8-10 दिन का बीच में गैप हुआ, लेकिन वो एक रात को खाली टाइम मिल रहा है, तो जैसे कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखता रहा एटलीस्ट। या कभी जो जेआरएफ अड्डा की टीम ने उस टाइम लाइव मॉक टेस्ट चलाए हुए थे, तो लाइव मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर देता था। फिर उसके बाद जैसे जब कभी रात में खाली देख रहा हूँ तो मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ कि हाँ मैंने ये गलती की है, उसको अगर नोट कर पाया रात को, अगर मान लीजिए 12 बजे है तो नहीं उठने का मन हुआ तो एटलीस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अगले दिन सुबह जाकर के सही किया अपने नोट्स में। तो ये मेरा मतलब एक स्ट्रेटेजी थी कि वो आपको एटलीस्ट 5 मंथ तो देने ही पड़ेंगे, और कंसिस्टेंसी के साथ देने पड़ेंगे। तुमसे जब मेरी बात हुई थी तब तुम यही कह रहे थे कि मैम मेरे साथ ऐसा है, याद है चैट जो किया था तो कि मैम मेरे में कंसिस्टेंसी, मैंने इसको हमेशा फॉलो किया है। और सही बात है, ये एक मैसेज एक और है एस्पिरेंट के लिए हर्षित से कि आपको 5 महीने तो देने पड़ेंगे कम से कम। ये नहीं कि हाँ लास्ट के 1 महीने जगह हैं एंड आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सोचेंगे कि हो जाएगा जेआरएफ। 5 महीने देने पड़ेंगे, और 4 से 5 मतलब चलो ठीक है। कई लोग होते हैं हर्षित, जैसे मैं हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, कई लोग हैं हमारे एजुकेशन में, तो अब तुमने देखा होगा लेडीज जो होती हैं वो मोस्टली लेडीज ज्यादा होती है और उनके शादी वगैरह भी ज्यादा। मेरे एमएड में भी यही चल रहा है, मतलब काफी सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके प्लस कई प्रॉब्लम्स हैं सबके घर लोगों के साथ।
मेरे साथ भी प्रॉब्लम, मैं शाम को 4 ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे फादर नहीं है, मुझे 4 ट्यूशन पढ़ाने का हो गया, एटलीस्ट 1 घंटा मुझे आने जाने पे लग जाता है। मैं 4 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे तो घर से बाहर आता हूँ। तो वो 5 आवर का तो गैप है कि जो जिसमें मुझे एटलीस्ट घर वालों को भी सपोर्ट देना है, मेरी मदर को एंड घर वालों को। मेरा भाई एक्चुअली 12th में है, तो उनको उसको भी पढ़ाना है मेरे साथ अपने अपने साथ साथ। तो प्रॉब्लम्स मैम सबके साथ होती है, बट आपको 4 to 5 आवर्स तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ेगा। एटलीस्ट ये नहीं कि आप 1 महीने पढ़े और फिर कहें कि मेरा नेट नहीं क्वालिफाई हुआ, मेरा जेआरएफ नहीं क्वालिफाइड हुआ। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 6 महीने की जगह 8 महीने ले लीजिए, क्योंकि वो जो एग्जाम है वो तो मंथ में, ईयर में 2 बार तो होता ही है ना। तो आप अगर जनवरी से स्टार्ट करिए, नेक्स्ट जनवरी तक आपको एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। तो आप ये सोच करके चलिए कि हाँ, जैसे कि मेरा क्या है कि बीच में बच्चों की छुट्टी हो गई, ये आपका मई और जून का टाइम था, तो उस समय थोड़ा मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया, तो मैंने उस समय अपनी अपनी तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो वही एक उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी होती है सोशियोलॉजी में, कि चार चार चीजें एक साथ चलती है। कि मेरे घर वालों ने भी मुझे ऐसा माहौल बना करके दिया कि नहीं आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत होगी, मेरी माता जी ने भी कहा कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम इवन घर पे अगर मुझे कभी काम भी करना पड़ा लोगों के, तो भी मैं करके तुम्हें पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद आप टीचर्स ने मुझे वो कंटेंट दिया जो मुझे, अगर इनमें से कोई एक भी अगर अपना काम ना करता तो शायद मेरा ये जेआरएफ ना हुआ होता। या मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उन्होंने उनसे, क्योंकि आप एमएड बीएड में जाइए, बुक्स के रेट काफी हाई होते हैं, काफी हाई बुक्स के रेट होते हैं, तो मैं उनके पास जाता था। वो इवन मुझे कोई भी बुक चाहिए होती थी, अगर बुक भी नहीं है तो एटलीस्ट वो फिर ऑनलाइन सर्च करके इवन 300-400 पेज की पीडीएफ निकाल करके उन्होंने मेरे को दी है। तो वो सबने एक तरह से मेरे ऊपर मेहनत की है। शायद मेरे प्रोफेसर हैं वो पहचान गए कि हाँ पोटेंशियल है, मेरे घर वालों ने पोटेंशियल पहचाना, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने का एक तरह से पूरी तरह से मौका दिया कि हाँ आप पढ़िए, जो होगा हम देख लेंगे। एंड देन अब सर लोगों ने तो नेट का जो एग्जाम है वो 7-8 साल पहले निकाला था, जो वो एक गैप था। बेसिक्स तो उन्होंने मेरा स्ट्रॉन्ग किया ही, मेरे बीएड एमएड के प्रोफेसर ने, लेकिन वो जो की पॉइंट्स के साथ जब बेसिक का मैच हो जाता है तो वो एक थोड़ा सा फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। तो वही की पॉइंट्स मेरे को जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम ने प्रोवाइड किए कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू अप्रोच दैट सब्जेक्ट ऑन दैट मैटर। बस ये जेआरएफ अड्डा की बात ही बोली है तो एक बात हमारी हुई थी अभी कि बच्चे जो हैं, क्योंकि सिंस हर्षित आप जो है मुझसे जुड़े, जेआरएफ अड्डा पे क्लासेस आपने देखा और पेपर 1 की क्लास भी आपने देखी, अदिति मैम की क्लास देखी, मेरी भी पढ़ाई हुई पीडी आप बोल रहे थे देखा, तो आप ऑब्वियस है कि आप तो एकदम से जेआरएफ अड्डा आपको पता नहीं चला होगा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी गए होंगे। तो क्या होता है कि कई एस्पिरेंट्स जो हैं वो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने पर्सनली भी उनको बहुत बार, मतलब आपने देखा होगा मैंने क्लास के टाइम पे भी कई बार बोला है दैट आप जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन जिससे मैच कर जाए आपका वाइब आप उसको फॉलो करिए। अब इस चीज पे आप क्या बोलना चाहते हैं? जी मैम बिल्कुल ठीक है, आपको जिसका समझ में आए कि किसी एक एक टीचर को सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ एक टीचर को, या मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए उसका कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, एक दूसरा टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। 2 टीचर से ज्यादा फिर आप अगर 10 सोर्स रखेंगे तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका मेंटल लेवल अलग है, तो आप फिर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 2 टीचर्स रख सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मेरा हेल्प कर देते थे अगर कोई प्रॉब्लम आई, वरना जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम, एजुकेशन का मैंने स्पेशली आपके जितने 220 वीडियो का वो प्लेलिस्ट बनी होगी, मैंने एटलीस्ट 3 से 4 बार उसको निपटा डाला होगा। अरे 220 क्या बात जब कर रहे तक हो यार, आपने जून का पेपर हुआ था, तुम्हारी ये तो बात मुझे याद सुनकर। है कि उस समय हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो 220 लेक्चर्स थे वो मैंने एटलीस्ट 2 से 3 बार तो निपटाए ही होंगे। इवन क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो मैंने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे याद था कि उस समय तक प्लेलिस्ट में 18 जून से पहले प्लेलिस्ट में 10 जून तक 220 लेक्चर थे, जिसको मैं एटलीस्ट कुछ लेक्चर्स को 3-3 4-4 बार रिवाइज कर चुका, जैसे जो मोस्ट प्रिविलेंट टॉपिक है, जैसे कि सांख्य फिलोसफी हो गया, कि इससे हर बार क्वेश्चन आना ही आना है। तो कई बार क्या होता था कि अगर वो रिवीजन करते टाइम गैप 20 दिन का हो गया, 25 दिन का हो गया, तो चीजें निकल जाती थी, तो उसको फिर 2x स्पीड में उठा करके अपना निपटा लेता था। अगर स्टार्टिंग में तो अपना वही प्रॉपर स्पीड, फिर अगर 2x स्पीड में जल्दी जल्दी रात में सोते टाइम, खाना खाते टाइम भी देख रहा हूँ, तो मेरे घर वालों को भी याद हो गया था आपका वो जो कैच फ्रेज है, हेलो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा, आ जाओ सभी लोग। तो ये कैच फ्रेज मेरे घर वालों को भी याद हो गया। इवन मेरा भाई भी कहता है तब तो हम पक गए हैं तुम्हारी बातें सुनते सुनते, क्योंकि खाना खाते टाइम भी वही चल रहा है, हर हर समय वही चल रहा है तुम्हारा। नहीं यार, तुम्हारी बात सुन के ना मुझे अभी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है मेरे कि यार मतलब कितने बच्चे होंगे जिनको यूट्यूब की क्लासेस से फ़ायदा हो रहा होगा,
है ना? पता नहीं ऐसे तुम जी लोग के मैम बात। सब हाँ बोलो 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 बस हर्षित। जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं पेड बैचेस अफोर्ड कर पाऊं। कर था अदरवाइज, तो मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक बार इससे करके देख लेता हूँ कि आगे मेरा क्या होता है। नहीं अगर नहीं नहीं होता तो फिर मैं पेड बैचेस की तरफ भी जाता। नहीं तो मैं तो हर्षित। वही सोचता था कि अगर आपकी यूट्यूब यूट्यूब फ्री क्लासेस इतनी अच्छी हैं, देन पेड क्लासेस कितनी अच्छी होंगी। मैंने आपका मैसेज भी जिस दिन 240 मार्क्स का आपको किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता नहीं था जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए मैं कभी ऑनलाइन क्लासेस देख ही नहीं पाया। एक दो बार भले ही देखी हैं, जब बीच में आपने वो 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करवाया था बिफोर जून एग्जाम। 200 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस था, जिसमें से काफी क्वेश्चन रीने जो फर्स्ट 18 जून का जो एग्जाम था उसमें से एटलीस्ट 14 15 क्वेश्चन तो सीधा रिपीट हुए थे। तो वहां से मुझे काफी हेल्प मिला। तो 14 15 क्वेश्चन ये रिपीट हो गए। नहीं 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 सही बात है। मतलब मैं सब इंटरव्यू तुम्हारा लिया मैंने और भी बच्चों का लिया है, उनसे भी मुझे समझ में आता है कि मतलब एजुकेटर्स क्या होते हैं आपके लिए। मैं वो एक ही डायलॉग हर बार बोलती हूँ कि वो रास्ता बना देते हैं, उड़ान तुम्हें भरनी है। तो वही उड़ान तुमने भर ली। वही मैम है। वही मैंने रास्ता मैं सबके लिए बनाती हूँ, सबके लिए बराबर ही रहता है। तुम मानोगे नहीं कि पेड में ऑब्वियसली एक थोड़ा ज़्यादा सब कुछ कवर किया जाता है, पूरा सिलेबस कवर किया थोड़ा जाता ज्यादा है। इंटरेक्शन। हाँ, और यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रहता है कि चलो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ बच्चे जो अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाकी के टॉपिक्स वो खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा उनको टच चाहिए होता है कि हाँ यार एक एजुकेटर पढ़ा दे। तो ये सोचकर मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन अब मुझे यही लगता है कि देखो ये मैं सही कर रही हूँ, कितने लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और देखो तुम जी यार मैम, ऑल इंडिया रैंक, मतलब रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू हर्षित, सो प्राउड ऑफ यू। JRF अड्डा इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। रियली में तुम्हारे पापा मम्मी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा उनके। अब ये बताओ कि सिंस JRF क्वालिफाइड हो, अब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? अब देखिए, जेआरएफ मेरी जर्नी का एक पार्ट है। मेरा एक मेन एम है कि लोग कहते हैं कि मैंने कई बार सुना है कि मेरा 2 बार नेट हो रहा है बट जेआरएफ नहीं हो रहा है, मुझे मुझे अब ट्राई नहीं करना है आगे। मैंने मतलब कई लोगों के कमेंट्स बीच में देखे हैं कि 3 बार नेट हो रहा है, 4 बार नेट हो रहा है, बट उनका जेआरएफ नहीं हो रहा है। वो 1 या 2 मार्क्स जो भी उनका गैप है उस वजह से चूक जा रहे हैं। तो उनके लिए तो मैं और वो एक ही जगह पे है। ऐसा नहीं है कि मैं और उनसे आगे निकल गया हूँ या वो मुझसे कम है, भले उनके मुझसे 2 या 3 4 मार्क्स कम है, वो मैम मैटर नहीं करता है। मेन एम होना चाहिए कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। पीएचडी तो मैम होती ही रहेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। मेन एम आपका होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ उस मेन एम का एक सब पार्ट है कि हाँ आप जेआरएफ हो गए हैं, थोड़ा आपको ये है कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको एड करेगा। अदरवाइज आपका मेन एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। जेआरएफ उसका, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो जेआरएफ तो कोई कुछ नहीं है उसके सामने। तो आप अपना ये गोल रखिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और अगर आप नेट हो गए तो ऑब्वियसली सी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, क्वालिफाई हो गए। तो मेरा तो अभी यही है कि नेक्स्ट ईयर जब मेरा एमएड कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, अभी मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, तो नेक्स्ट ईयर जब जुलाई के अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगा देन मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। थोड़ा सा मेरे प्रोफेसर से भी काफी वो है, टच में है, तो रिसर्च प्रपोजल पे भी काम करना चालू कर दूंगा। एंड मैं इवन मेरे 240 मार्क्स आ गए थे, लेकिन मैंने पढ़ाई फिर भी नहीं छोड़ी थी अभी तक। अभी जब से जेआरएफ का रिजल्ट आ गया 2 3 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लापरवाही करने लगा। अदरवाइज 240 आए, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अगर मेरे 240 आ सकते तो बच्चे और भी पढ़ रहे होंगे, उनके भी 240 आ सकते हैं। तो इस वजह से मैंने वो पढ़ाई करना अब नहीं छोड़ा। इसलिए मैं सबसे इस कहूंगा कि जो 4 बार नेट भी है कि आप पढ़ाई मत छोड़िए। एटलीस्ट आप जो प्रॉपर ट्रेंड्स चल रहे हैं इस समय एग्जाम्स के, क्योंकि जो यूपी जैसे कि हम लोगों क्या उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी एग्जाम कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो लेवल होता है वो नेट के आसपास ही होता है, और बल्कि थोड़ा सा नेट से एक लेवल नीचे ही होता है। तो अगर आप नेट निकाल पा रहे हैं और कंसिस्टेंट रहेंगे तो भगवान की कृपा से आपका जेआरएफ भी हो सकता है। और नहीं जेआरएफ होगा तो एटलीस्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अप टू डेट तो है ना। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन में एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में अगर एक वो गैप आ गया ना तो उसको भरना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने बीच में काफी देखा था। बीच में एक्चुअली 1 मंथ में पढ़ नहीं पाया था क्योंकि कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह चालू हुए, फिर सिनॉप्सिस बनानी पड़ गई, तो काफी वो टाइम हुआ। तो मुझे उसको कवर करने में कम से कम 20 25 दिन तो मुझे उस चीज को कवर करने में लगे। तो अगर आप 2 महीने भी पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपको ये मान चलिए आपको जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट
अगर आप मैथ साइंस से कर रहे हैं तो एक ऐसा टॉपिक होता है कि हाँ, अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आपको 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप 4 टाइप, एक टाइप के क्वेश्चन लगाइए, उससे उससे 10 क्वेश्चन हो गए एक मैथमेटिक्स का। बट एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में बहुत लंदी 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 चीजें होती है, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी और उससे आपको टच में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं जो 4 बार नेट है, और वो अगर हिम्मत हार रहे हैं कि नहीं मैं अब अगली बार नहीं देना चाहूंगा, मैं थक गया हूं, तो थकिए नहीं। मेन एम आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, मेरे को भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तुमने सही हम बात दोनों लोग बोली है। एक ही जगह पे हैं, चाहे नेट क्वालिफाइड। हम्म। तो मैं भी वहीं पे हूँ, आप भी वहीं पे हैं, दोनों लोग कोशिश करते रहिए। आपका मेन एम जेआरएफ तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है। बट मेन एम, जो मेन एम है, जैसे कि आप वेदांता फिलोसफी, मेन एम क्या है, मुक्ति। तो उसी तरीके से आपका मेन एम होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर जो बीच बीच में आपको डेवलपमेंट आते जा रहे हैं, ये बीच में एक पड़ाव है कि जेआरएफ हो गए तो थोड़ा सा आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अदरवाइज जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे होंगे, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि एज अ जेआरएफ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बहुत 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 सही बात बोली है तुमने, एकदम मतलब एकदम टू द पॉइंट बोला है हर्षित। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जिनका नेट निकल गया इस बार और थोड़ा दुखी है, या पीएचडी ओनली में भी है, थोड़ा एक प्रयास और करेंगे तो उनका तो है जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और तुमने जो इतने, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, एक प्रयास किया, जब तक नहीं हो, तो जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ही मेन एम होना चाहिए हायर एजुकेशन में, तब तक प्रयास करते जाइए। एक अभी मैं 15 दिन पहले हमारे यूजीसी के चेयरमैन साहब हैं, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें एक एक बियर था, एक बियर का बच्चा था। हाँ तो वो वो यस। जो एक्चुअली हम लोग फॉलो करते रहते थे कि हाँ कब रिजल्ट अपडेट आए, कब रिजल्ट अपडेट आए। तो स्पेशली उनके उनके ट्विटर हैंडल को डेली जा करके देखता था। तो जब मैंने उसमें देखा एक बियर था, एक बियर का बच्चा, तो वो बियर का बच्चा फिसल करके नीचे गिर गया। तो उसने कम से कम उस वीडियो में कम से कम उसने 40 बार कोशिश करी होगी, तब वो 41वीं बार एटलीस्ट वो उस फिसल, उस जो स्लोप था उससे ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे ही कि आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करते रहिए, जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ना हो जाए तब तक आप 10 बार भी करते रहिए, क्या प्रॉब्लम है जो नेट है। नहीं क्योंकि आपका यार। मेन एम असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। मेन एम पर ध्यान रखिए। ये जेआरएफ तो एक वो एक जर्नी का एक पार्ट है, हाँ हो गए अच्छी बात है, बट मेन एम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। हाँ सही, एकदम सही बोल रहे हो हर्षित। तो फिर अभी तुम एमएड क्लियर करने के बाद, उसके बाद अपने कानपुर यूनिवर्सिटी से ही सोचा है अपने पीएचडी करने का, या फिर कोई और जी मैंने यूनिवर्सिटी? ज- जी मैम, मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से ही सोचा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे जान पहचान है, मेरे घर वाले हैं, एंड मेरे फादर नहीं है, तो मेरे घर वालों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा छोटा भाई है, बस मदर बस है, फिर बस, मैं अगर बाहर चला मैं जाऊंगा तो एक्चुअली, उनको कैसे देखूं। हाँ मैं एक्चुअली तुमसे यही सवाल इसलिए पूछा था मैंने। अभी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना देखते हैं, और मैं भी उनको यही बात बोलती हूँ कि जो तुम्हारे लिए फिजिबल हो, और खासकर जब तुम गाइड को जानते हो ना, वहीं से पीएचडी करना चाहिए। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? जी मैम, मैंने इवन जो मेरे प्रोफेसर हैं उनसे मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ था कि आप अपने अंडर एक सीट मेरे को खाली रखिएगा। 3-4 प्रोफेसर हैं मेरे कॉलेज के, उनसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आऊंगा, मैं जुलाई में आपके पास आऊंगा 100%। तो किसी ना किसी एक के अंडर खाली हो जाएगी। तो मैंने जिससे एक जान पहचान, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक सेलेक्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब कहीं आप दूसरी जगह जा रहे हैं, और सबका नेचर अलग अलग होता है, कोई किस तरीके से किसको क्या डील कर रहा है। मेरा जैसे जिन जिन लोगों से जान पहचान है, 7-8 लोगों से अपनी यूनिवर्सिटी में, वो सब प्रोफेसर के लेवल के लोग हैं। तो मेरा उनसे उनके कंपेयर में करने पे हो सकता है मेरा ज्यादा फायदा हो एज कम्पेयर टू मैं कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाऊं, जो मेरे ऑप्शन में। बाकी पीएचडी भी एक फिर वही है, जर्नी का पार्ट है। लास्ट में मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, उसके लिए फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं या बीएचयू से पीएचडी करूं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलना नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है। और आपकी मेन होती है जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हो, व्हाट नॉलेज यू हैव। बदला आपने पीएचडी कर ली और उस एरिया के बारे में कोई डेप्थ नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो ज़ीरो है। यही बात जो है, चलो तुम्हारे थ्रू भी बहुत सारे बच्चों को मैसेज जाएगा, क्योंकि मैं तो बोलती ही रहती हूँ, पर एक एस्पिरेंट बोलता है ना जब जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, तो लोग क्या रिलेट कर पाते हैं।
हर्षित, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे ये इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू लेकर। तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता चला है कि किस तरह से जो है तुमने, एक तो फैमिली में भी थोड़ा सा ऐसे कोई तुम्हें आसानी से सब कुछ नहीं मिल गया है। यू हैव ट्राइड अ जी मैम। लॉट, बहुत हार्ड वर्क किया है, कंसिस्टेंसी के साथ किया है, और तुम्हें जो है इतना अच्छा तोहफा जो बोलते हैं ना, एक गिफ्ट मिल गया। और अब सबसे आश्चर्य की बात ये है कि तुम अभी भी यहाँ रुके नहीं हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मेन गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड यू हैव कंप्लीटेड वन पार्ट। अब तुम आगे बढ़ने के लिए और अग्रसर हो कि हाँ भाई मुझे और आगे बढ़ना है, एंड आई एम डैम श्योर कि तुम जो है ना बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने वाले हो। मुझे ऐसा लगता थैंक है यू। कि फ्यूचर में आई कैन सी कि हर्षित मिश्रा इज at some good position in the education sector, higher education sector. ऑल द बेस्ट हर्षित, जुड़े रहना थैंक यू। जीआरएफ अड्डा से और कांटेक्ट में रहना। नहीं मैम, एक्चुअली मैंने ये सोचा है कि मैं, मेरी एमए साइकोलॉजी से भी डिस्टेंस पे चल रहा था, मैं अब सोच रहा हूँ साइकोलॉजी, क्योंकि एजुकेशन से जेआरएफ हो गया है, देन मैं साइकोलॉजी की तरफ भी जाना चाहूंगा, तो आपका स्पेशल वो चाहेगा। साइकोलॉजी भी मेरे को, साइकोलॉजी में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट था, तो मैं एमए साइकोलॉजी में मेरा थोड़ा पैरेलल में चल रहा है एमएड के साथ, जो जब से ये रूल है कि आप 2 डिग्री एक हाँ, साथ कर सकते हैं। तो मेरा तो मैंने अपना मेन एम एजुकेशन पे रखा हो, तो अब नाउ मैं एजुकेशन को रखूंगा ही साथ में, थोड़ा बहुत 2-3 आवर डेली साइकोलॉजी को भी देना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट पेपर मेरा पहले से ही अच्छा है, मुझे अच्छा, सिर्फ मतलब साइकोलॉजी पे नेक्स्ट ध्यान टारगेट देना है। इज योर साइकोलॉजी, उसमें निकालना है। गुड गुड यस मैम, यस मैम, यस। गुड गुड, बढ़िया है, बढ़िया, निकालो और फिर से इंटरव्यू देने आ जाना। थैंक यू, थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट हर्षित। और थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इंटरव्यू को अभी हम लोग विराम देते हैं। उससे और मौका मिले तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तो कुछ अच्छा सा अचीव करो, ज़रूर बताना जेआरएफ अड्डा को, और मुझे तो एटलीस्ट बताना कि मैम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर थैंक रहे यू, हैं। थैंक क्योंकि तुम्हारे जो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, हम जो सारे एजुकेशन ग्रुप के लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक गाइडेंस की, है ना। तो गाइडेंस देना भी बहुत ज़रूरी है। सो इट्स बेटर कि आप हर्षित, जैसे रीडिस्कवर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़े हुए ही होगे, है ना। तो चैट वाला जो जी पोर्शन जी। है वहाँ पे अगर कुछ मैसेज देना है, या अगर तुम मुझे कोई मैसेज देते हो तो मैं आई विल पास ऑन, मैं पास ऑन कर दूंगी, ठीक है। चलिए हर्षित, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।